नमस्कार। दृष्टि के YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ चतुर्वेदी आप सभी को आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कक्षाओं को प्रदान कर रहा हूं और इस क्रम में पिछली कक्षा में हमने भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियां और उनके प्रबंधन की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार सीमांत एक दूसरे से अलग होते हैं और प्राकृतिक और कृत्रिम सीमाओं से जुड़ा विरोधाभास क्या है। हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि यदि किसी देश में सीमाएं होती हैं तो अब वो स्थल, जल और वायु से परे अंतरिक्ष और साइबर सीमाओं के तौर पर नए युद्ध क्षेत्रों को भी जन्म दे रही हैं। और फिर हमने भारत की स्थलीय सीमाओं का अवलोकन किया था, जहां हमने एक जनरल पर्सपेक्टिव देखा था कि भारत की स्थलीय सीमाएं कौन कौन सी हैं, इन स्थलीय सीमाओं से जुड़ी समस्याएं सामान्य क्या हैं और इन समस्याओं से जुड़े कारण क्या हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए। और हमने ये तय किया था कि हम स्थलीय सीमाओं से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों को अब केस स्टडी के तौर पर, यानी राज्यवार या देशवार, जानने की कोशिश करेंगे। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। भारत की स्थलीय सीमाएं और उनकी सुरक्षा, केस स्टडी। और केस स्टडी का मतलब है कि यहां हम सीमाओं की सुरक्षा चुनौतियों से जुड़े विशिष्ट कारण और विशिष्ट समाधान को खोजने की कोशिश करेंगे। इसको हम जाने तो एक क्विक रिकैप कि सीमाओं की सुरक्षा से जुड़े सामान्य कारण क्या होते हैं। व्हाट आर दोज जनरल रीजन विच लीड टू लैंड बाउंड्रीज कॉन्फ्लिक्ट या लैंड बाउंड्री सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो हमने जो भी बातें कही हैं उनको फिर हम एक में बांटने की कोशिश करें और ये हम कहें कि स्थलीय सीमाओं से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां ऐतिहासिक हैं, क्योंकि चाइना के साथ जो बाउंड्री बनी वो चाइना कहता है कि कश्मीर के डोगरा राजाओं और तिब्बत के बीच बनी, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच बनी, और हम इन सीमाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। यही स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश के निर्माण के दौरान भी देखी गई। यानी ऐतिहासिक तौर पर सीमाओं से जुड़ा संकट दिखाई देता है। ठीक, इस ऐतिहासिक संकट में ही पाकिस्तान से LOC को भी लिया जाता है। ऐतिहासिक के बाद जो सबसे बड़ा कारण हमने बताया था वो भौगोलिक कारण है। और भौगोलिक कारण में हमने कहा था कि सीमाओं की प्रकृति कारण बनती है, चाहे वो अपरिभाषित हो, अस्पष्ट हो, आविष्ट हो, जटिल हो, तो सीमाओं को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है। लेवल 3 पर हमने बात की थी कि राजनीतिक कारण भी हैं। जब हमारा दूसरे देश के साथ संबंध अच्छा ना हो, जब हमारे दूसरे देश के साथ शत्रुतापूर्ण आग्रह हो, तो वो देश सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को जन्म देने के लिए आगे आता है। ठीक, हमारी सीमा सुरक्षा की चुनौतियों के पीछे प्रशासनिक कारण भी हैं और इसे मैं प्रशासनिक भ्रष्टाचार के तौर पर देखता हूं। मुझे नहीं लगता कि पुलवामा और उरी या पठानकोट जैसी घटनाएं बिना प्रशासनिक भ्रष्टाचार के हो सकती हैं। आपने देखा भी होगा कि पठानकोट हमले में पंजाब के एक IPS को पकड़ा गया था, जिनके संबंध ISI के साथ देखे गए थे। तो ये भी एक संकट है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक सेंधमारी। ठीक, चाहे मुंबई पर हमला हो, वो कोस्ट गार्ड्स के बिना नहीं हो सकता। तो बिना प्रशासनिक भ्रष्टाचार की स्थितियां नहीं बन सकती हैं। इसके अलावा प्रशासनिक संकट में आप बलों से जुड़ी समस्याएं बता सकते हैं। ये पुलिस बल हों, सैन्य बल हों, ये अपने आप में अर्धसैन्य बल हों, इनके अपने आप में कई समस्याएं और संकट हैं। यदि सीमाओं की रक्षा करने वाला वीर ही संतुष्ट नहीं होगा तो वो सीमाओं की रक्षा अच्छे से कैसे करेगा। आपने सुना है BSF के जवान अपने खाने पानी कार्यदशाओं को लेकर सवाल उठाते हैं, या पहाड़ों के क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी अमानवीय परिस्थितियों पर बात करते हैं, उनके कपड़ों की बात, उनके हथियारों की बात। ये सारी चीज़ें एक संकट का विषय तो हैं जिसको हम नकार नहीं सकते। ठीक, और प्रशासनिक के साथ सांस्कृतिक कारण भी सीमा चुनौतियों के लिए जिम्मेदार हैं। और सांस्कृतिक कारणों में आप बता सकते हैं, सजातीय सीमाएं होती हैं, दोनों तरफ एक जैसे दिखने वाले, एक जैसी संस्कृति वाले लोग रहते हैं, तो उनका आवागमन आसान हो जाता है। पाकिस्तान बॉर्डर पर जो मुस्लिम विलेजेस हैं, या फिर मिजोरम बॉर्डर पर या नागालैंड बॉर्डर पर जो बर्मा के साथ सजातीय स्थितियां हैं, या बांग्लादेश सीमा को यदि देख लेंगे तो दोनों तरफ एक जैसे दिखने वाले जो लोग हैं, इन सबको संकट के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक कारण भी है। और इस सब के बाद आप ये बता सकते हैं, ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक के बाद ठीक कुछ सामरिक कारण भी होते हैं। और सामरिक कारणों में होता है कि आपके खिलाफ गठजोड़ बना लिया गया, जैसे चाइना पाकिस्तान के बीच एक एक्सेस पैदा हो गया, और वो एक्सेस जो हमारे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटीज़ को पैदा कर रहा है। तो ये गठजोड़, बर्मा और आपका चाइना का गठजोड़, नेपाल चाइना का गठजोड़, इसको सामरिक कारणों के तौर पर देखा जा सकता है। सामरिक कारणों में ही शरणार्थी समस्या भी आती है। इन्हीं कारणों में अवैध शरणार्थी, जैसे रोहिंग्यास का संकट, ये सीमावर्ती सुरक्षा का संकट है और ये सामरिक कारण के अंतर्गत माना जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ सीमा पार से तस्करी की समस्या को आप ले लीजिए।
सीमा पार से नकली नोटों के प्रसार की समस्या को ले लीजिए, या सीमा पार पे होने वाले सैन्य अभ्यासों को ले लीजिए, जैसे चाइना भारतीय सीमा के निकट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, सैन्य अभ्यास हो, शरणार्थी हो, तस्करी हो, ठीक, सीमा पार से आतंकवाद हो, इन सब को कहीं ना कहीं सांस्कृतिक, क्या कहेंगे, सामरिक कारणों के तौर पर देखा जा सकता है। और इस तरीके से, जैसा कि हम हर टॉपिक में करते हैं, कि इक के स्तर पर भी आप सीमा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों के सामान्य कारणों को बता सकते हैं। अब हम स्टेट वाइज बात शुरू करते हैं। तो राज्यवार सुरक्षा चुनौतियों के अंतर्गत हम उन्हीं राज्यों के हिसाब से बात करेंगे जो सबसे बड़ी से छोटी की ओर चलते हैं। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी सीमा नजर आती है वो सीमा है किसकी? बांग्लादेश की सीमा। मैं दो मैप आपको बनाकर दे रहा हूँ, एक इंडिया का ओवरऑल मैप है जहाँ आप बॉर्डर्स देख पाए, हमने राज्य राज्यत्तर में देखा था, और फिर बांग्लादेश के मैप को हम एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका भारत का नक्शा है, जिसके अंतर्गत आप विभिन्न देशों के साथ जुड़ रही हमारी सीमाओं की स्थिति को देख सकते हैं। ठीक है, ये सीमाएं हमने पहले भी बनाई हैं, लेकिन आप यदि यहाँ देखने की कोशिश करें तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये यहाँ पर ऐसे, ये आपका LOC, और यहाँ पर अफगानिस्तान का हिस्सा है। ठीक, ये आपका अक्साई चीन का इलाका है, ये आपका सियाचिन का इलाका है, ये अक्साई चीन है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा POK के अंतर्गत है, ये वाला हिस्सा चाइना के पास है, ये आप जानते हैं। ये आपकी नेपाल की बाउंड्री है, ये आपका भूटान है, ये तिब्बत है जो चाइना द्वारा नियंत्रित है, ये वाला हिस्सा बांग्लादेश का है, और ये वाला हिस्सा म्यांमार या बर्मा से संबद्ध है। और इस तरीके से हमारी स्थलीय सीमाएं टोटल 7 देशों से संबद्ध है। ठीक, तो बांग्लादेश के अंतर्गत यदि हम बात करें कि बांग्लादेश का क्षेत्र है, तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा जुड़ती है, 4096.7 किलोमीटर ये उल्लेख किया जाता है। कुछ जगहों पर ये सीमा 4156 भी दी गई है। और यही पहला प्रश्न बनता है कि पहला, बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा सबसे लंबी क्यों है, और दूसरा, ये 4156 या 96 का विवाद क्यों है? तो पहले सवाल का जवाब यह है कि लंबी इसलिए है कि देखने में भले ही छोटे लगे, लेकिन ये आविष्ट सीमा के रूप में है, और आविष्ट का मतलब है बहुत गोल 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 घूमी हुई। तो यदि कोई इतना दिख रहा है और इसको खोलेंगे तो इससे लंबा हो जाएगा, इसलिए बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा सबसे लंबी। इसी प्रकार जब हम सी बाउंड्री की बात करते हैं तो देखने में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का कोस बहुत लंबा लगता है, लेकिन सीमा किसकी ज़्यादा दिखती है? गुजरात की, क्योंकि गुजरात की सीमा इंडेंटेड या घुसी हुई है, आविष्ट है। दूसरी बात, ये जो विरोधाभास है ये इसलिए है क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है कि बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लैंड बाउंड्री है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है इसका वो सी के साथ जुड़ जाता है। सी मतलब सुंदरवन का डेल्टा वाला जो इलाका है, और इसलिए कहा जाता है कि 4096 किलोमीटर ये जो लैंड बाउंड्री है, और प्लस थोड़ा बहुत यहाँ पर कौन सी बाउंड्री जुड़ जाती है? सी या वाटर बाउंड्री जुड़ जाती है, और इसलिए ये 4156 यहाँ तक आ जाता है। तो प्रीलिम्स वगैरह में भी ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। तो दूसरा प्रश्न ये है कि ये सीमा कितने राज्यों से जुड़ती है? तो आप कहेंगे कि ये सीमा टोटल 5 राज्यों से जुड़ती है। इन 5 राज्यों का एक कोड लिख लीजिएगा, अमेत्री पमी, यानी पम्मी के साथ दोस्ती नहीं करनी है आपको। आ से असम है, मे से मेघालय है, त्रि से त्रिपुरा है, पा से पश्चिम बंगाल है, और मी से मिजोरम है। ये 5 राज्य हैं, इनके नाम याद रखिएगा। अब यूपीएससी वगैरह में इनको भी क्रम से जमाने आ सकता है कि भाई किसकी कितनी है। तो सबसे लंबी सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ है, और उसकी दूसरों से कोई तुलना हो भी नहीं सकती। पश्चिम बंगाल के साथ 2116 किलोमीटर लंबी सीमा है, यानी आधे से ज़्यादा सीमा जो आपकी मिल रही है वो किसके साथ मिल रही है? वेस्ट बंगाल के साथ। ठीक, दूसरे लेवल पर त्रिपुरा, इससे 856। तो ये नंबर मैं बनाते जाऊंगा, 2116 ये फर्स्ट है, सेकेंड लेवल पर 856 ये आपका सेकेंड है, सेकेंड लार्जेस्ट बाउंड्री है। लेवल 3 पर आप चर्चा करेंगे तो मेघालय 443 है, ये थर्ड हो गया। ठीक है, अब 2 बचे असम और मिजोरम। तो मिजोरम से है 318, ये 4th लेवल पर आ गया, और 5th लेवल पर है असम। तो सबसे छोटी सीमा यदि
बांग्लादेश की किसी के साथ है तो असम के साथ है। और विडंबना देखिए कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी यदि कहीं हैं तो कहाँ हैं, असम में हैं। यानी सीमाओं से अवैध शरणार्थियों का आना, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ठीक सीमाओं से निकटता से ज़्यादा किस पर निर्भर है, अवसरों पर है। क्योंकि यहाँ का सबसे विकसित राज्य, सबसे प्रभावी राज्य असम है, वहाँ पर क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं, और इसलिए इनकी सीमाएं 5 राज्यों से जुड़ी होने के बावजूद सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी यदि कहीं जाते हैं तो असम में, जबकि सबसे छोटी सीमा किससे जुड़ी है, असम से। तो एक विरोधाभास आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सीमा होने के बावजूद सबसे ज़्यादा शरणार्थी असम क्यों जाते हैं। तो यहाँ पर आप असम के पुल फैक्टर्स को बताएंगे और बांग्लादेश के पुश फैक्टर्स को, या बाकी राज्यों में संभावनाएं कम है इनको, इन 3 हिस्सों में आप ये जवाब दे सकते हैं। तो अब जब हमने ये बता दिया कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है, ये सीमा कितने राज्यों से जुड़ती है, 5 राज्यों से जुड़ती है, तो फिर ये प्रश्न बनता है कि इस सीमा को नाम क्या दिया जाता है। तो इस सीमा को नाम दिया जाता है O या ZL। वैसे अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन बांग्लादेश की से जुड़ी सीमा का नाम OZL है, ऑपरेटिंग जीरो लाइन। जीरो लाइन मतलब जहां पर दोनों देशों की संप्रभुता खत्म होती है, तो इसे ऑपरेटिंग जीरो लाइन या OZL के नाम से जाना जाता है, और यही बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा की व्याख्या है। अब चौथे नंबर पर प्रश्न आता है कि बांग्लादेश के साथ सीमाओं से जुड़ी चुनौतियां, सुरक्षा चुनौतियां, पहला क्यों हैं और दूसरा कैसे हैं। इनका जवाब हमने राज्य गैर राज्य कारक में प्रभावी रूप से दिया था, लेकिन फिर भी यदि आपको विशिष्ट आधारों पर चर्चा करनी हो तो आप बोल दीजिए कि बांग्लादेश के साथ सीमा से जुड़ी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो किसकी है, आविष्ट की है। दूसरी दिक्कत यह है कि अभी भी कई जगहों पर सीमाओं को तय नहीं किया गया है, और तीसरे लेवल पर बात यह है कि ये छिद्रित सीमाएं हैं, और चौथे लेवल पर यह है कि ये सजातीय सीमाएं हैं। भले ही 2 मिनट में हम दोहरा रहे हैं, लेकिन आप पीछे से याद कर लीजिए कि सीमाओं के बारे में हमने कौन कौन सी प्रवृत्तियां सीमाओं की बताई थी, ठीक है। तो वो है, ये कहा जाता है कि बांग्लादेश सीमा जो है वहाँ पर तारबंदी बहुत कठिन है, यहाँ आसानी से तारबंदी नहीं हो सकती, यहाँ दीवार बनाना या तारबंदी लगाना वो बहुत कठिन है, और ये संकट की बात है। इसके अलावा बांग्लादेश में इंटर स्टेट रिवर्स की भी स्थिति है। आप तिस्ता जल विवाद के बारे में जानते होंगे, जहां पानी के बंटवारे को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच विवाद की स्थिति है। इसके अलावा डेल्टाई आइलैंड को लेकर विवाद है। डेल्टाई आइलैंड मतलब नदी के अवसादों से बने आइलैंड, तो ये टाइम के साथ शिफ्ट होते रहते हैं, तो इनके नियंत्रण पर लेकर विवाद है। आपने सुना होगा गंगा सागर न्यूमूर, ये डेल्टाई आइलैंड है, तो न्यूमूर को लेकर विवाद था, जिस विवाद को सुलझाने के लिए हमने बांग्लादेश को वो आइलैंड वापस किया। तो अब हम चुनौतियों की बात की हमने कि ये सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के कारण हैं। चुनौतियां कौन कौन सी हैं बांग्लादेश से जुड़ी, प्रमुख चुनौतियां या मेन चुनौतियां। तो बांग्लादेश की सीमाओं से जुड़ी चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती अवैध शरणार्थी की है। दूसरी बड़ी चुनौती तस्करी की है, जिसमें गौ तस्करी सबसे मेन है। ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर ये लोग एक रैंप जैसा बनाते हैं, रैंप समझते ना, पटिए का ऐसा रैंप। तो मान लीजिए यहाँ तक ये बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री के यहाँ ऐसा रैंप रखा, अब यहाँ पर नीचे रस्सी बांध ली, यहाँ पर गाय को एक लकड़ी के फंदे में फंसाया और रस्सी से खींचकर इस तरफ सीमा से ऊपर ले लिया। तो अब तारबंदी हो, घेराबंदी हो, सीमा हो, कुछ भी हो, ये लकड़ी के रैंप का प्रयोग करके गौ तस्करी करते हैं। इसके अलावा जो नदियां भारत से बांग्लादेश जा रही हैं, उन नदियों के सहारे पशुओं को प्रवाहित करके ये तस्करी करते हैं। तो गौ तस्करी का संकट बांग्लादेश के संदर्भ में सबसे ज़्यादा है, और फिर अवैध शरणार्थियों की समस्या तो है ही। इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग बांग्लादेश के रास्ते हो रही है, आर्म्स ट्रैफिकिंग बांग्लादेश के रास्ते हो रही है, टेरर, इस्लामिक टेरर का प्रवेश बांग्लादेश के रास्ते हो रहा है। तो यदि वहाँ पर सरकार भारत विरोधी परिस्थितियों में होती है तो ये सारे संकट बांग्लादेश के रास्ते हमको दिखाई देते हैं। तो मुद्दा यह है कि इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, बांग्लादेश से जुड़ी इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमने क्या प्रयास किए हैं। याद रखिए, प्रयास तीनों लेवल पर होंगे, सुरक्षात्मक प्रयास, कूटनीतिक प्रयास, और तीसरा तकनीकी प्रयास। तो सबसे पहले लेवल पर यदि हम बात करें बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े सुरक्षात्मक प्रयासों की, तो हमने इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर लगभग 800 प्लस, यानी भारत बांग्लादेश की सीमा पर 800 से अधिक बॉर्डर आउटपोस्ट, वही जैसे चेक पोस्ट होते हैं ना, तो बांग्लादेश की सीमा पर होते हैं बॉर्डर आउटपोस्ट का गठन किया है, ठीक है। और नए बॉर्डर आउटपोस्ट को बनाने की भी बात चल रही है। इसके अलावा हमारे बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा के लिए जिनको तैनात किया गया है वो है BSF। अब ध्यान से सुनिएगा, 1965 में ये फोर्स बनी थी, और ये फोर्स का काम था पाकिस्तान से जुड़ी बाउंड्री को देखना। अब बांग्लादेश भी क्या हुआ करता था, पाकिस्तान, और इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान हो, पश्चिमी पाकिस्तान हो, सुरक्षा का काम BSF का था। तो अब BSF ही इसको करती है। इन्होंने बांग्लादेश रेंजर्स
ये वो जवान हैं जो बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करते हैं। इनको लेकर तारबंदी का एक अभियान चलाया है, जिसमें चिन्हांकित कर कर विशेष जगहों पर एक एक करके तारबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है या तारबंदी का प्रयास लाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर एक सीमा सुरक्षा ग्रिड की स्थापना का विचार लाया है। बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड, BSG कहा जा रहा है इसे। तो बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड या सीमा सुरक्षा ग्रिड का विकास किया गया है। इस ग्रिड में भौतिक अभौतिक अवरोध दोनों होंगे। भौतिक अवरोध का मतलब है तारबंदी हो गई, चेक पोस्ट हो गए, आपकी दीवारें हो गई, ठीक है ना, घेराबंदी हो गई। और अभौतिक अवरोध का मतलब है तकनीक को यूज करके। तकनीक मतलब लेजर बाउंड्रीज हो गई, इनविजुअल बाउंड्रीज हो गई, CCTV से निगरानी हो गई, लेजर, ठीक है ना, थर्मल इमेजिंग की निगरानी हो गई, अंडरग्राउंड सेंसर की निगरानी हो गई। तो इन तरीकों से जब किया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है? कौन सी रणनीति? गैर भौतिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा करना। ठीक है। तीसरे लेवल पर इन्होंने टेक्नोलॉजी को आगे ले जाते हुए मार्च 2019 में, मार्च 2019 में बांग्लादेश सीमा पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है बोल्ड QIT। ये अलग से प्रश्न भी बन सकता है। ठीक, QRT कह रहे हैं, कुछ लोग QIT कह रहे हैं। ठीक, बोल्ड QIT परियोजना उन क्षेत्रों की निगरानी के लिए है जहां पर मानवीय निगरानी करना सफल नहीं है। बांग्लादेश भारत सीमा पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पहुंचना दुष्कर है। जैसे आपने धुबरी जिले का नाम सुना होगा, तो असम के धुबरी जिले से जो 61 किलोमीटर की सीमा है, वहां पर जो नदियों का हिस्सा है या अनगिनत नदी चैनल्स बांग्लादेश की तरफ जाते हैं, उसकी निगरानी मानवीय तरीके से करना बहुत कठिन है। तो वहाँ सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से निगरानी का जो विचार लाया गया है उसे बोल्ड QIT कहा गया है। इसे बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्विक रिस्पॉन्स टीम कहा जा रहा है। बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्विक रिस्पॉन्स टीम। हालांकि QRT होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स टीम, लेकिन यहाँ IT का मतलब है इंटरसेप्शन टेक्निक्स। इंटरसेप्शन टेक्निक्स का मतलब है जहां पर पकड़ने की रणनीति अपनाई जाएगी। तो बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्विक रिस्पॉन्स टीम एंड इंटरसेप्शन टेक्निक प्रोजेक्ट, ये इसका पूरा नाम है। आप बोल्ड QIT के नाम से याद रखिए। इसके अंतर्गत वही होगा कि जहां से ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है, जहां से धुबरी नदी का एरिया है और वहां से ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उन जगहों पर हम माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से, मोबाइल कम्युनिकेशन के माध्यम से, कैमरों के माध्यम से, लेजर बैरियर्स के माध्यम से 24 घंटे निगरानी का क्या करेंगे? काम करेंगे। तो ये 24 आवर्स निगरानी की जो व्यवस्था है उसे कहा गया है बोल्ड QIT परियोजना। और ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है जो तकनीकी स्तर पर सुरक्षा के लिए अपनाया गया है। तो बांग्लादेश सीमा पर आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा 2013 में बांग्लादेश ने भारत के साथ प्रत्यार्पण संधि की है, जिसके अंतर्गत 1 साल से ज़्यादा सजा जिन अपराधों में है, ऐसे अपराधियों के हस्तांतरण की बात है। तो ये भी सुरक्षात्मक उपायों में आएगा, प्रत्यार्पण संधि। हालांकि हम सुरक्षात्मक से आगे इन उपायों को, अब सुरक्षात्मक में तकनीकी आ जाते हैं, कूटनीतिक उपायों की ओर ले चलते हैं। और कूटनीतिक उपायों के अंतर्गत, डिप्लोमेटिक उपायों के अंतर्गत उन बातों को किया जाता है जहां भारत और बांग्लादेश की सरकारें एक दूसरे के साथ आई हैं। और कूटनीतिक प्रयासों में सबसे बड़ा प्रयास हमने 2013 की प्रत्यार्पण संधि एक प्रयास था। इससे आगे चलें, प्रत्यार्पण संधि से आगे चलें तो ये देखा गया है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर एग्रीमेंट, ये बहुत बड़ा समझौता था। 1958 से भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक दूसरे में घुसी हुई सीमाएं थी, इन सीमाओं को सुधारने का प्रयास चल रहा था। मोदी गवर्नमेंट ने आकर इस प्रयास को सफल बनाया और एक दूसरे के अंदर जो आविष्टित क्षेत्र थे उन्हें एक दूसरे को ही देने का निर्णय कर लिया। ये 2012 के बाद, इसको आप 2015 की उपलब्धि मानिए। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके अंतर्गत किया गया है। 1958 से प्रयास शुरू हुए थे। 1974 में ये औपचारिक निर्णय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के साथ क्षेत्रों की अदला बदली करेंगे। समझौते के अंतर्गत 4 राज्यों के क्षेत्र हैं जिनका आदान प्रदान किया जाना है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इसके अंतर्गत भारत से जो क्षेत्र बांग्लादेश को दिया जाना है वो लगभग 17,160 एकड़ का है। इसके अलावा बांग्लादेश से भारत में लगभग 7,110 एकड़ का क्षेत्र वापस आना है। लगभग 6 किलोमीटर का गैर चिन्हांकित क्षेत्र भी है जिसे परिभाषित किया गया है या जिसका सीमांकन किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस समझौते के होने के बाद ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, काउ ट्रैफिकिंग, इलीगल इमिग्रेंट्स, इन सब समस्याओं पर लगाम लगेगी। भारत ने इस समझौते के दौरान बड़े हृदय वाले देश को दर्शाया है। ये देखा है कि हमने ज़्यादा रियायतें बांग्लादेश को दी हैं, ज़्यादा भूमि बांग्लादेश को दी है, ताकि बांग्लादेश इस बात को समझ सके और पड़ोसी देश कि भारत बिग ब्रदर सिंड्रोम से जुड़ा भारत के बारे में जो उनका विचार है वो विचार सही नहीं है। और भारत जो है वो बड़े हृदय वाले देश की तरह, गुजरात डॉक्ट्रिन जिसको हम कहते हैं, के तहत देशों से संबंध बनाना चाहता है।
इसके अलावा 2013 और 15 के प्रयासों के बाद ये भी देखा गया था कि 2014 में बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड जो है उनके बीच समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत ये तय किया गया था कि वो एक दूसरे के क्षेत्रों में उपद्रवियों को आना नहीं देंगे। तो 2013 की बात हो गई, 2014 की बात हो गई, 2015 की बात हो गई, और फिर लेटेस्ट जो निर्णय हुआ है वो भारत बांग्लादेश अपराध मुक्त क्षेत्र ये एक निर्णय हुआ है। और भारत में कल्याणी गुनेरमठ का जो इलाका है और बांग्लादेश में दौलतपुर पुटरवाली, मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत में कल्याणी गुनेरमठ में जहां बीएसएफ के जवान होते हैं और बांग्लादेश में दौलतपुर पुटरवाली जो रीजन है, इसके बीच के 8.3 किलोमीटर के क्षेत्र को दोनों जो का अपराध मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। मतलब ये तय किया गया है कि यहाँ किसी भी तरीके की अनैतिक गैर कानूनी गतिविधि नहीं होगी जिससे सीमाओं में असुरक्षा उत्पन्न होती हो। और इसे बनाने के लिए यहाँ पर आपने आईटी सर्विलेंस की भी बात की है, जिसके तहत सर्च लाइट, थर्मल इमेजिंग, क्लोज सर्किट कैमरा ये सब लगाए जाने की बात है। तो बांग्लादेश बॉर्डर के संदर्भ में ये कूटनीतिक प्रयास है। और इसके अलावा बांग्लादेश क्षेत्र में हमने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाली जो बात थी, सिविक एक्शन प्लान वाली जो बात थी, यानी जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों का दिल जीतने वाली बात है, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का विश्वास जीतने की बात है, लोकल इंटेलिजेंस को बढ़ाने की बात है, तो वो भी बांग्लादेश सीमा के अंतर्गत हमने प्रयास किया है। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में अभी जो सरकार है उसके भारत के साथ बेहतर संबंध है, और इसलिए अभी हमने जब सीए से जुड़ा निर्णय लिया और उसके बाद हमने बांग्लादेश सरकार को उन 4 लाख लोगों को के संदर्भ में बातचीत भी शुरू की है जिन्हें सीए के अंतर्गत अवैध अप्रवासी के रूप में पहचान की गई है। और हम बांग्लादेश के साथ लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा सके। भविष्य में यही मुद्दा दोनों देशों के बीच समस्या का भी कारण बन सकता है, लेकिन वर्तमान में भारत बांग्लादेश सीमाओं की स्थिति शांत है और उम्मीद यही है कि ये शांति लंबे समय तक बनी रहे। तो बांग्लादेश के बाद अब हम चर्चा करते हैं हमारी दूसरी बड़ी बाउंड्री पर, और दूसरी बड़ी बाउंड्री हमारी जिसके साथ मिलती है उसे चाइना कहा जाता है। तो देखिए, चाइना के साथ जो हमारी सीमाएं हैं उन सीमाओं की स्थिति को हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चाइना का इलाका है और ये माना जाता है कि चाइना के साथ जो भारत की सीमा है उस सीमा को 3 सेक्टर्स में बांट कर देखा जा सकता है। ये वाला हिस्सा जो अक्साई चीन का है थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, इस हिस्से को अक्साई चीन का हिस्सा जो है और यहाँ तक का जो हिस्सा है ये वेस्टर्न सेक्टर कहलाता है, पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, इस हिस्से को हम मिड सेक्टर कहते हैं, और ये जो सिक्किम वाला और अरुणाचल वाला हिस्सा है इन दोनों को मिलाकर ईस्टर्न सेक्टर कहा जाता है या पूर्वी क्षेत्र कहा जाता है। यानी चीन के साथ जो हमारी सीमा है वो कुल मिलाकर 3 क्षेत्रकों में बटी हुई है। ठीक, इस सीमा की लंबाई के बारे में कहा जाता है कि ये 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। 3488 किलोमीटर लंबी इस सीमा को माना जाता है। लेकिन कुछ जगहों पर जहां पर तिब्बती क्षेत्र में अतिक्रमण भी कर लिया गया है, यदि हम उस अतिक्रमित सीमा को भी स्वीकार करें तो 4096 किलोमीटर की सीमा चाइना के साथ हमारी बनती है। तो सामान्य सीमा 3488 किलोमीटर की है, लेकिन यदि हम तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लें, क्योंकि हम तिब्बत को चीन से हिस्सा नहीं मानते हैं, तो विरोधाभास समझ लीजिएगा। यदि हम तिब्बत के बिना सीमा लें तो इतनी है, लेकिन यदि तिब्बत जो अब चीन का हिस्सा है ही उसको मान लें तो 4056 किलोमीटर, सॉरी 96 नहीं, 4056 किलोमीटर की सीमा दिखाई देती है। इस 56 किलोमीटर की सीमा में हम एलओसी को भी लेंगे और दूसरा किसको लेंगे, मैकमोहन लाइन को भी क्या करेंगे, शामिल करेंगे। अब देखिए, एलओसी की स्थिति तो यहाँ पर बन गई लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इस पर चाइना ने कब्जा कर दिया, और इसी कारण से इस वेस्टर्न सेक्टर में हम ये देखते हैं कि एक बड़ा हिस्सा चाइना द्वारा कब्जा लिया गया है। मिड सेक्टर जो है ये पासेस या दर्रे हैं यहाँ पर, ठीक, ऊपर से नीचे आप देखेंगे तो थागला, माना, नीतिला, लिपुलेख। अभी इसी लिपुलेख दर्रे को लेकर भारत नेपाल के बीच विवाद हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम क्या है, लिपुलेख दर्रा है, जिससे मानसरोवर मार्ग जा रहा है। तो ये दर्रों वाला हिस्सा जो है ये मिड सेक्टर है। और ईस्टर्न सेक्टर में हमने कहा एक सिक्किम है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ खुद चाइना ने लगभग 8000 किलोमीटर प्लस के एरिया पर इंक्रोचमेंट या नियंत्रण करके रखा है, जो मैकमोहन लाइन। पहली चीज ये याद रखिएगा कि पूरी चीन की सीमा मैकमोहन लाइन नहीं कहलाती। चीन के ईस्टर्न सेक्टर की सीमा, ये जो सीमा थी, इसको मैकमोहन लाइन का नाम दिया जाता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और तिब्बत के राजा के बीच 1904 में हुए समझौते पर आधारित थी। और इस सीमा का डिमार्केशन 1912-13 में किया गया। जो करजन के यंग हस्बैंड मिशन ने तिब्बत को जीता, तो तिब्बत को जीतने के बाद 1904 में एक ल्हासा की संधि हुई, और उस ल्हासा की संधि के तहत ये तय हुआ कि अब तिब्बत का कुछ क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आएगा, और उसके बाद इस मैकमोहन लाइन का निर्धारण या निर्माण
किया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीन से जुड़ी सीमा है जिसमें तिब्बत को शामिल भी कर सकते हैं और तिब्बत को शामिल नहीं भी कर सकते हैं, ये दोनों स्थितियां हैं। ठीक, ये सीमा पुनः 5 राज्यों से जुड़ती है। ये अगला प्रश्न हो सकता है कितने स्टेट्स हैं, तो आप कहेंगे कि चीन की सीमा में भी कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। और इन राज्यों को किसी उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब कोड बनाए आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये पहला राज्य हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, तो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, चौथा राज्य हो जाएगा सिक्किम, पांचवा राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो सीधे सीधे याद रखिए कि ये 5 राज्य हैं। इसमें भी यदि क्रम से जमाना हो तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे लंबी सीमा जम्मू एंड कश्मीर, या जम्मू एंड कश्मीर हटा दें तो अब ये सीमा, ये हिस्सा किसका होगा, लद्दाख का। तो जम्मू कश्मीर की जगह अब क्या कहना चाहिए हमको, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ सबसे बड़ी सीमा जुड़ती है। दूसरी जो सबसे बड़ी सीमा है लद्दाख के बाद, वो आपकी जुड़ेगी अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, लद्दाख, फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर आ जाएगा उत्तराखंड, चौथे नंबर पर आ जाएगा सिक्किम और 5वें नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों से सीमाएं जुड़ती हैं। सबसे बड़ी सीमा 1597 किलोमीटर की है जो लद्दाख रीजन से है, ये फर्स्ट लेवल पर आएगा। नंबर 2 पर आएगा अरुणाचल प्रदेश 1126, नंबर 3 पर आएगा आपका उत्तराखंड 345, नंबर 4 पर आएगा आपका सिक्किम 220 और उसके बाद हिमाचल प्रदेश आएगा 200। इस रैंकिंग को जमाने का प्रश्न भी आ सकता है कि किन राज्यों से सीमाएं जुड़ी हैं, टोटल कितने हैं और उनका आपस में क्रम क्या है। ये चीन से जुड़ी सीमा की हमारी स्थिति है जो हमने कहा 3 हिस्सों में बटी हुई है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि चीन से जुड़ी सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो चीन से जुड़ी सीमा को, ठीक है, 2 नामों से जाना जाता है। अक्साई चीन क्षेत्र में इस सीमा को LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जबकि पूर्वी सेक्टर में, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाएगा, मैकमोहन लाइन कहा जाएगा। तो यहाँ ये वाला हिस्सा LOC का हिस्सा है लाइन ऑफ कंट्रोल का, और ईस्टर्न सेक्टर का हिस्सा मैकमोहन लाइन का हिस्सा है। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पोजीशन इस ढंग से भी कुछ जगह नाम आते हैं, पर आप LOC प्लस मैकमोहन इन 2 नामों से चाइनीज सीमा को बता सकते हैं। तो अब हम तीसरे हिस्से पर चल के बात करते हैं कि भाई चीन से जुड़ी सीमा से जुड़े सुरक्षा चुनौतियां क्यों हैं और कैसे हैं। ठीक है, चैलेंजेस, व्हाई एंड हाउ। चीन से जुड़ी सीमा से की चुनौतियां क्या हैं, तो यहाँ पर आपको IR में जो मैंने आपको राज्य कारक में इंडो चाइना हॉस्टिलिटी बताई है, शत्रुता बताई है, वो बताना है। एशियाई वर्चस्व की लड़ाई हो, या आप ये कह सकते हैं सीमाओं की अपरिभाषा हो, ऐतिहासिक शत्रुता हो, अमेरिका की नीति हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो, एनसाइक्लिंग चाइना पॉलिसी हो, कुल मिलाकर चाइना के साथ भारत के संबंध मधुर नहीं है, पाकिस्तान एंगल हो, ये 4-5 हिस्से आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, फिर आप ये भी कहेंगे कि ये इनके साथ जो सीमा है उस सीमा का स्वीकरण नहीं है, वो सीमाएं सबसे ज़्यादा क्या है, विवादित हैं। चीन का ये कहना है कि जो सीमाएं हैं वो स्वतंत्र भारत और चाइना के बीच तय नहीं की गई हैं, ये पुराने राजाओं की और शासकों की सीमाएं हैं जिनको हम स्वीकार नहीं करते हैं। वो डोगरा राजाओं की सीमाओं का उल्लेख देते हैं, वो मैकमोहन लाइन का उल्लेख देते हैं और उसको स्वीकार करने से मना कर देते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि रियल जो कंट्रोल लाइन है उसका प्रमाणीकरण और स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, इसलिए हम इन सीमाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस यही कारण है कि चीन द्वारा समय समय पर भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण किया जाता है। इस अतिक्रमण में 2 क्षेत्रों पर तो चीन ने कब्जा ही कर लिया है, जो अरुणाचल प्रदेश में है और अक्साई चीन में है। इसके अलावा चीन के लोग घूमते टहलते कई जगहों पर आ जाते हैं जिनके कारण संकट पैदा होता है। 2-3 उदाहरण सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला, यहाँ पेंगोंग लेक का इलाका है, पेंगोंग झील। वैसे ही ये झील 70% चाइना में है। ठीक है, लद्दाख में सबसे सुंदर झील याद नहीं हो तो 3 इडियट की शूटिंग जहाँ आखिरी में होती है वो पेंगोंग लेक है। तो उस पेंगोंग लेक के 70% हिस्से पर वैसे ही चाइना है, बाकी चीन के सैनिक उसका अतिक्रमण समय समय पर करते रहते हैं। अभी 2 वर्ष पूर्व ही वो पेंगोंग लेक पर 6 किलोमीटर अंदर तक आ गए थे। पेंगोंग लेक के अलावा दूसरा इलाका सिक्किम का है। एक्चुअली हुआ ये कि 1890 में भारत चीन समझौते के तहत, चीन उस समय ताकतवर नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ताकतवर थी, सिक्किम को भारत संरक्षित राज्य बना दिया गया और बाद में फिर 1975 में उसे विशेष राज्य का दर्जा देकर 1976 में 35th और 36th संविधान संशोधन, इफ आई एम करेक्ट, इनसे भारत का एक अभिन्न अंग घोषित कर दिया गया, जिसमें सिक्किम के चोग्याल जो शासक थे उनकी स्वीकृति भी शामिल थी। चीन कभी भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि चीन तो एक ड्रैगन की तरह है। और चीनी भू राजनीति में ये कहते हैं, एक विद्वान हुए थे भू राजनीति में रेंडजेल, और रेंडजेल ने कहा था कि राज्य एक जीवित प्राणी की तरह होता है और राज्य सोता है, जागता है, जीता है, मरता है और खाता भी है।
और जब उनसे पूछा गया कि क्या खाता है तो उन्होंने कहा वो पड़ोसी राज्य का भक्षण करता है। चीन रेड जेल के इस विचार को जीता है और इसी चक्कर में उसने अपने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। वही चीन है जिसने मकाऊ खा गया, जिसने हांगकांग खा गया, जो ताइवान इसलिए नहीं खा पाया क्योंकि अमेरिका ने परमाणु बम रखा हुआ है वहां पे, लेकिन वो साउथ चाइना सी के आइलैंड खा गया, वो जापान सी के आइलैंड्स पर अपना नियंत्रण दिखा रहा है। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि चाइना उस ड्रैगन नाम जो है उसको चरितार्थ करता नजर आ रहा है। और इसी क्रम में उसने तिब्बत का भक्षण किया, और तिब्बत जो कि एक स्वतंत्र देश होना था आज चीन का गुलाम या उपनिवेश के तौर पर है, और चीन ने उसका टोटल इंटीग्रेशन अपने अंदर कर लिया है। इसी क्रम में चीन ने लंबे समय तक सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी, और फिर कभी कभी जब नाथुला दर्रे से व्यापार उसने शुरू किया तो उसने मान्यता दी भी, लेकिन ये मान्यता औपचारिक नहीं थी। नाथुला दर्रे से व्यापार एक संकेत था कि चीन इसे भारत का हिस्सा मानता है, लेकिन जब भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत चीन के संबंध कड़वे होते हैं तो चीन अपने नक्शे से सिक्किम को, यानी भारत के नक्शे से सिक्किम को हटा देता है, अरुणाचल प्रदेश के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है। तो आप ये समझ के देखिए कि चीन द्वारा जो सीमाएं हैं उन सीमाओं पर चीन की गतिविधियां बहुत फ्रेंडली नहीं है। और इसी क्रम में मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अब से पिछले साल डोकलाम इंसिडेंट हुआ था, जहां डोकलाम क्षेत्र में चीन ने नियंत्रण कर लिया था और लंबे समय तक यहां डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं डटी रहीं और युद्ध की स्थितियां बन गई थी, और इन स्थितियों को फिर धीरे से डाइल्यूट किया गया था। डाइल्यूट मतलब शांत किया गया था। ठीक, इसी सिक्किम क्षेत्र में, मैं सिक्किम को फिर से अब थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। देखिए, तो यदि ये सिक्किम है, ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर एक पास है। ठीक है, इस पास का नाम है नाथुला और इस पास का नाम है नाकुला। पहली चीज तो याद रखिएगा, नाथुला और नाकुला एक नहीं है। नाथुला और नाकुला ये नेपाल है आपका, अलग अलग है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा कि इस नाथुला पास को लेकर, ये नाथुला पास बहुत इंपॉर्टेंट पास है। भारत चीन के बीच लंबे समय तक विवाद चला। इनफैक्ट 1967 में तो यहाँ पर एक अघोषित युद्ध ही हुआ था जो भारतीय इतिहास में बताया नहीं जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने किताबें लिखी हैं जिसपे उन्होंने कहा है, ठीक, अनसंग विक्ट्री ओवर चाइना, मतलब चीन को हमने एक बार युद्ध में हराया लेकिन हमारे इतिहास में उसको दर्ज नहीं कराया गया। तो युद्ध कई दिनों तक चला था, बड़े युद्ध की स्थितियां आ गई थी और चीनी सेना को यहाँ पीछे हटना पड़ा था। तो सिक्किम ही वो इलाका है जहां पर भारतीय सेना ने 2 बार चीनी सेना को पीछे किया है, एक 1967 नाथुला रीजन में, ठीक है, और दूसरा हमने अभी बताया था कौन से रीजन में, डोकलाम रीजन में। तो एक 1967 का वो है और दूसरा कौन सा एरिया है, डोकलाम एरिया है। इन दोनों एरियाज में हमने चाइना की सेना को पीछे जाने के लिए क्या किया है, मजबूर किया है। तो नाथुला नाकुला अलग अलग है। नाथुला हमने आपको बताया कि भारत चीन व्यापार मार्ग के तौर पर जाना जाता है, और यहीं से होकर अब एक मानसरोवर यात्रा का मार्ग भी बनाया गया है। कैलाश मानसरोवर के अब 2 मार्ग हैं, एक लेटेस्ट लिपुलेख से होकर जो हमने और अभी बेहतर किया है, और दूसरा ये लंबा मार्ग है, सड़क मार्ग है। इन 2 मार्गों से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा हो सकती है। नाकुला पास जो है ये यहाँ पर थोड़ा ऊपर पे है, और इस नाकुला पास पर अभी इस दौरान जब कोविड संकट चल रहा है तब ये खबर आई है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक स्टैंड ऑफ फेस ऑफ हुआ है।